हेलो बच्चों, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल। वेलकम टू आवर चैनल माय एकेडमी। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल माय एकेडमी। बायोलॉजी फॉर क्लास 9, चैप्टर 2, चैप्टर 1, सेल द यूनिट ऑफ, चैप्टर 2 एक्चुअली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पार्ट 1। द वीडियो विल बी डिवाइडेड इन मेनी सेशंस। हमारा आज का टॉपिक है सेल द स्ट्रक्चर द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 बायोलॉजी ICC। Chapter objectives. By the end of this chapter, you will be able to know what is cell, invention of microscope and discovery of cell, cell theory, efficiency of cell, cell shape, structure of cell, nucleus. Every activity of living organisms is the outcome of cellular activity. You will know about these things. चैप्टर के बाद आप क्या जानेंगे? व्हाट इज सेल है, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया, सेल का डिस्कवरी किसने किया, सेल थ्योरी के बारे में और इफिशिएंसी ऑफ सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और सेल का जो काम है उससे ह्यूमन एक्टिविटी और सेलुलर एक्टिविटी में उससे क्या आउटकम आता है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज सेल? द सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल The cell is the fundamental and structural unit of life. It is also called building blocks of life. It is the smallest independent structure. In Latin, cell means a room. मतलब लैटिन भाषा में सेल का मतलब एक रूम होता है। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं और स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। डिस्कवरी ऑफ सेल in 1632. Antony van Leeuwenhoek taught himself to make lenses, constructed basic optic microscope and drew prototypes such as verticillium from rainwater and bacteria from his own mouth. In 1665, Robert Hooke discovered cell in cork, then in living plant tissue using an early compound microscope. 1665। तो पहला जो माइक्रोस्कोप बनाया था एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने, उन्होंने प्रोटोजो और बैक्टीरिया पे मैग्निफिकेशन करके देखा था, तो उस समय उन्होंने सेल को टर्म किया था। और इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था दो लेंसेज को यूज करके, उनसे उन्होंने पेड़ के कॉक से और फिर प्लांट टिश्यू को देखा था और अर्ली स्टेज पे फिर और भी चीजों को देखा। The first microscope was constructed by Dutch scientist Antony van Leeuwenhoek. He was an ordinary public officer who ground lenses and microscope observation as a hobby. He said to have constructed 400 microscope. अब आते हैं इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप पे। तो जो डच साइंटिस्ट है एंटोनियो वैन लीeuwenhoek, उन्होंने 400 से ज्यादा माइक्रोस्कोप बनाई थी और उनकी हॉबी थी माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्वेशन करना। उन्होंने बनाया था लीeuwenhoek सिंपल माइक्रोस्कोप। इन हिज माइक्रोस्कोप द आई वाज केप्ट क्लोज टू द लेंस one side and the object was mounted on the needle like screw point on the opposite side. इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो वन लेंस माइक्रोस्कोप था। जो आई थी वे यहाँ पे क्लोज रखी जाती थी और जो ऑब्जेक्ट था वो इस स्क्रू के जो हेड है उस पे प्लेस किया जाता था और लेंस इसी राउंड के स्ट्रक्चर पे था, इसके पीछे में आई देखी जाती थी। अब है रॉबर्ट हुक कंपाउंड माइक्रोस्कोप developed a microscope by using two lenses achieve greater magnification. In Hooke's microscope, the object to be seen by placed on the stage below the light from an oil flame was thrown on it means of concave lens. यहाँ देख रहे हैं कॉनकेव लेंस है ये वाला। तो यहाँ पे जो जल रही है उससे रोशनी यहाँ पे ये स्टेज है,
यहाँ पे जो भी सेल को हमको देखना है उसका पार्ट रखा जाता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट रखा जाता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, और यहाँ से ये कॉन्केवली से इससे लाइट पास होती है और यहाँ से ऑब्जर्वर देख पाता है। सो पहला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो रॉबर्ट हुक ने इन्वेंट किया था। यह है अभी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सेल थ्योरी पे। Credit for developing cell theory is usually given to two scientists, Thordis Squaven, a German geologist, and Matthew Jacob Sinden, a German botanist. In 1839, Sinden suggested that every structural part of plant was made up of cell or the result of cell. दो ही साइंटिस्ट को सेल थ्योरी का क्रेडिट जाता है, एक तो जर्मन जियोलॉजिस्ट थ्योरिट्स स्क्वान और एक थे मैथिस जेकोब स्क्रिंडियर जो जर्मन बॉटनिस्ट थे। 1839 में स्कैंडिन ने सजेस्ट किया कि प्लांट का जो पार्ट है वे सेल से बना है और द रिजल्ट ऑफ सेल है, मतलब जो प्लांट का हर पार्ट है वो सेल से ही बना है और रिजल्ट का सेल का एक रिजल्ट है, एक आउटकम। इन 1839 थियोडर स्कैवेन जो जर्मन के जियोलॉजिस्ट हैं, थियोडर स्कैवेन state that along with plants, animals are also composed of cell or product of cell in their structure. उन्होंने ये बताया कि जैसे प्लांट्स का स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है, वैसे ही एनिमल भी सेल से ही कंपोज है, एनिमल्स का भी स्ट्रक्चरल यूनिट सेल ही है। Rudolf Virchow in 1858 made an additional to the cell theory by saying that all cells arise from pre-existing cells. रूडोल्फ विर्चो ने 1885 में एक और सेल थ्योरी में पॉइंट जोड़ा जो था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब हम लोग सेल थ्योरी में जानेंगे क्या होता है। The cell theory states cell theory के तीन major points. The cell is the smallest unit of structure of all living beings. The cell is the structure and functional unit of all living beings. All cells arise from pre-existing cell. सेल जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट का सबसे छोटा भाग है। सेल का जो फंक्शन है, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग बींग्स का। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बहुत स्टूडेंट्स को इसी पॉइंट में दिक्कत होती है कि इसका मतलब क्या होता है। कोई भी सेल का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो सेल डाई करने लगता है, मतलब मरने लगता है या खराब होने लगता है, तो वो सेल डिवीजन होता है। वो सेल का डिवीजन होता है, नया सेल फॉर्म होता है और जो पुराना सेल था वो बढ़ जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल मीन्स का ये हुआ कि हर सेल डिवाइड हुआ है, वो कहीं से आया नहीं, वो कहीं ना कहीं से डिवाइड हुआ है, कहीं ना कहीं से डिफ्यूजन है, कहीं ना कहीं से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। व्हाट डज सेल थ्योरी मीन? आखिर सेल थ्योरी का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट। इफ एनी पार्ट ऑफ for living beings are examined under microscope, it will show a cellular structure. अगर स्ट्रक्चर यूनिट की बात करें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर पार्ट को हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो वहां पे सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्म दिखाई देगा। फंक्शनल, ऑल फंक्शन इन लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन सेल, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, ऑब्जर्वेशन, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट बायोमास। मतलब जितने भी फंक्शन है लिविंग बींग्स में वो डिपेंडेंट है सेल पे, जैसे कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑब्जर्प्शन ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट बाय स्टोमाटा सेल। मतलब हर चीज सेल पे डिपेंडेंट है। सेल डाई एंड आर रिप्लेस्ड। मेनी ऑफ सेल कंटिन्यू डाइड एंड रिप्लेस्ड बाय डिवीजन ऑफ यंग सेल्स। मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन मतलब कि अगर कोई सेल का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड खत्म हो गया तो वो या तो डिफ्यूज करेगा या तो डिवाइड होगा। मोस्ट लाइफ स्टार्ट एज सिंगल सेल एवरी ऑर्गेनिज्म। मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म उसका लाइफ सिंगल सेल स्टार्ट होता है।
ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे और देखेंगे कि सेल के अंदर में इनसाइड द सेल व्हाट आर द ऑर्गेनेल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, जो कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल में डोमिनेंट बड़े बड़े होते हैं। फिर इसमें लाइजोसोम होता है, इसमें प्लास्टिड होते हैं, इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये देख सकते हैं आप न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन डिवीजन है सेल का। सबसे पहले आते हैं सेल मेम्ब्रेन्स पे। It separates the interior of the cell from the outside environment and acts as a protective layer for cell. It does not allow unwanted substances to enter and allow transport into the cell for essential nutrition and moving from the cell of the waste product. It also is made up of lipoprotein. आप ये देख रहे हैं, ये पार्ट, ये पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स है और इसका ये बना हुआ लाइपोप्रोटीन से। इसका काम है कि ये सर्टेन सब्सटेंस को अलाउ करता है, अंदर जाने और आने को, बाकी को ये रोक देता है, बाकी सब्सटेंस को यहीं पे स्टॉप कर देता है। और ये सेल के बॉडी को आउटसाइड वॉल से डिवाइड करता है और ये फ्रेमवर्क को सपोर्ट भी देता है। जैसे देख रहे हैं, सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ये लाइपोप्रोटीन से बना हुआ होता है, अनवांटेड सब्सटेंस को इंटर नहीं करने देता है, अलाउ ट्रांसपोर्टेशन टू सेल फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मूवमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ द वेस्ट। मतलब न्यूट्रिएंट जो सेल को चाहिए उसको अलाउ करता है अंदर आने के लिए, और जो बाहर जाना चाहिए उसको अलाउ करता है, लेकिन सारे सब्सटेंस को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, सारे सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता। ये जो है ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, दोनों ही सेल में ये पाया जाता है। तो शुरू हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब आते हैं हम लोग सेल वॉल पे। सेल वॉल, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज से बना हुआ है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इट एक्ट्स एज ए outer layer for plant cells. It allow all substance to exit or enter. Main purpose is to give shape to cell. Main purpose is shape देना सेल को। It allows substance to exit और enter। जो ये बस प्लांट सेल में पाया जाता है और ये जो है ये सभी चीजों को अलाउ करता है एग्जिट और इंटर करने के लिए। ये जो है डेड सेल का बना हुआ है, डेड सेल का। और ये डेड सेल होता है सेलुलोज से बना हुआ है सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, मेम्ब्रेन बॉन्ड, दो मेम्ब्रेन से बना हुआ ऑर्गेनेली, एंड द साइट ऑफ aerobic respiration and ATP production. Energy from step-by-step oxidation of glucose is used to produce molecules of ATP. माइक्रोकॉन्ड्रिया को लोग एनर्जी हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब मेम्ब्रेन से बना हुआ है। और वो साइट है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी जो है स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होती है। इट यूज टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। इसका सिंपल सा यही काम है। ये पावर हाउस ऑफ सेल है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है और एटीपी प्रोडक्शन यहाँ पे होता है।
endoplasmic reticulum. Its main function is to provide support and transport of protein. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं कैसा होता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये बॉडी जो है, ये वाली, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन पर्पस होता है फ्रेमवर्क और सपोर्ट देना सेल को, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए सेल्स में रिस्पॉन्सिबल होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. When rhizome are attracted to endoplasmic reticulum, it is called rough endoplasmic reticulum. Its main function is, जब राइबोसोम जो प्रोटीन प्रोड्यूसर राइबोसोम होती है, जब उसमें अटैच हो जाती है, सट जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं कहाँ पे होती है सेल में। ये जो है आप देख रहे हैं, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, जो ये है राइबोसोम्स है जो कि अटैच्ड अट्रैक्टेड है, और कह सकते हैं अटैच्ड है या अट्रैक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब आता है न्यूक्लियस. It is present as the center of the cell. It is responsible for division of the cell and consists of pores in it and chromatin fiber within. देखते हैं न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है और कहाँ पे प्रेजेंट है सेल में। ये है अपना न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में कुछ क्रोमाटिन फाइबर होते हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान, और सेल डिवीजन के लिए ये न्यूक्लियस ही सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये है न्यूक्लियर पोर्स, जिससे न्यूक्लियर के अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो इंटर करेगा उसके वर्क के लिए, और वेस्ट प्रोडक्ट एग्जिट करेगा। न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं, सभी जानते हैं, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होता है। ये भी न्यूक्लियर पोर है, और इसमें प्रेजेंट क्रोमाटिन फाइबर सेल डिवीजन के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियस है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आता है गोल्गी बॉडीज और गोल्गी एपरेटस। A complex flooded membranes with cytoplasm. Its function is to process packed protein into vesicle prior to the secretion and therefore plays a key role in segregation pathway. देखते हैं गोल्गी एपरेटस आगे है कहाँ। हाँ, तो गोल्गी एपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका काम ये है कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज जब हो रहा हो, उससे पहले सिंथेसाइज के पहले उसके लिए पाथवे रेडी कर दे। और ये इसी कारण से ये सेल के सिग्रेशन प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट, इसका जो भूमिका है ये और जो वर्क है बहुत इम्पोर्टेंट है सिग्रेशन पाथवे में। हम लोग आगे जाएंगे। अब है लाइसोसोम्स ओनली इन एनिमल सेल, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। इसको हम लोग सुसाइड बैग्स ऑफ सेल का नाम है, इसका निकनेम भी आप कह सकते हैं। इट इज द membrane bound cell organelle that contain digestive enzymes that digest excess or worn out organelles, food particles, and engulf virus or bacteria. When cell gets damaged, lysosome burst and the enzyme digest their own cell. इसको सुसाइड बैग इसीलिए कहते हैं। देखिए किस लिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, ये समझना बहुत जरूरी है। When cell gets damaged, जब सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, और लाइसोसोम के अंदर जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, तो
डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो अपने सेल को ही खा के डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। देखते हैं इसका पोजीशन क्या है। ये देख रहे हैं आप, ये है लाइसोसोम और ये वेसिकल, जहाँ से गोल्गी अपैरेटस में प्रोटीन सिंथेसिस का पाथवे होता है। इसका काम क्या है, इसमें डाइजेस्टिव प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं। अगर सेल डैमेज हुआ तो उसको ये बर्स्ट हो जाते हैं और इनके एंजाइम अपने आप के सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। अब आते हैं राइबोसोम पे। प्रोटीन फैक्ट्री इसका निकनेम। Ribosome minute particle consisting of RNA and associative protein found in large amount. It synthesized protein. RNA का पोजीशन देखें क्या है। RNA तो आपको बताया था, जो रफ एंडोप्लाज्मिक से अटैच होता है, न्यूक्लियस के ऊपर अटैच होता है और फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। इसका वर्क है सिंथेसाइज प्रोटीन सिंथेसाइज करना, बस इसका मेन जो फंक्शन है वो ये है। पोजीशन आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारा ही पोजीशन है। यहाँ पे है, ये सब भी देख रहे हैं, और फ्लूइड भी कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। Vacuoles. It is a membrane-bound sacs within the cytoplasm. Animal cells have small vacuoles, but plants have a large which contain water or stored food in. Vacuole जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक होता है, जो कि प्लांट सेल में बड़ा पाया जाता है, जिसके अंदर वाटर और स्टोर्ड फूड स्टोर किया जाता है सेल के। तो एनिमल सेल में बहुत छोटे साइज में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, जैसे लाइसोसोम था एनिमल प्लांट में, वैसे है क्लोरोप्लास्ट। जैसे लाइसोसोम था एनिमल सेल में, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल में। ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल। Chloroplast, these are small round structure present only inside the plant cell. This function is to improve light for photosynthesis, मतलब लाइट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसका मेन फंक्शन है ये। These are membrane bound plastid that contain network of membranes and responsible for color pigment of plant. ये कलर पिगमेंट ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक 3 पिगमेंट होते हैं जो अगले वीडियो सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। और ये मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड होते हैं जो कि नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कंसिस्ट करते हैं। ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल। मेन फंक्शन है ये लाइट का और कलर पिगमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल के बारे में और जानेंगे, कॉम्पिटिटिव स्टडी करेंगे एनिमल और प्लांट सेल के बारे में, और जो भी टॉपिक्स बाकी हैं